नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच OS 20% एलडीसी कोटा का क्वेश्चन पेपर जो कि पुणे डिवीजन 2020 का है, उसका क्वेश्चन पेपर मैं आज आप लोग के बीच लेके आया हूं और इसे मैं सॉल्व करूंगा आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द रिक्रूटमेंट परसेंटेज फॉर विजुअली हैंडीकैप? अंधे लोगों हेतु भर्ती में विकलांग कोटे के अंतर्गत कितना प्रतिशत आरक्षण है? जनरली पीडब्ल्यूबीडी के लिए 4% का आरक्षण दिया जाता है। उसमें से हर एक को 1-1% VH, HH, LD और मल्टीपल एलिजिबिलिटी जो भी हैं उन्हें 1-1% बांटा जाता है। तो VH के लिए हमारा 1% है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन इन अप्रेंटिस कैटेगरी? अप्रेंटिस कैटेगरी में अधिकतम कितने वर्ष के एक्स सर्विसमैन को नियुक्ति दी जा सकती है? जनरली जो भी एक्स सर्विसमैन होते हैं उन्हें जो भी आरक्षण रिक्रूटमेंट में जो एज क्राइटेरिया प्रदान किया जाता है, तो जो भी उसने डिफेंस में जो भी सेवा किया होगा प्लस 3 साल अतिरिक्त का उन्हें छूट प्रदान किया जाता है। परंतु यहाँ पे मैक्सिमम एज के बारे में बोल रहा है, तो जनरली एडिशनल 10 साल का उन्हें मैक्सिमम एज में छूट प्रदान किया जाता है। तो 30+10 यहाँ पे टोटल 40 साल, मैक्सिमम 40 साल तक रिक्रूटमेंट एक सर्विसमैन का किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच एजेंसी सिलेक्ट स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस? स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस एक जमाने में यूपीएससी द्वारा भर्ती होता था, जो कि अब नहीं होता है। तो स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस का जो भी भर्ती होता था वो यूपीएससी के द्वारा किया जाता था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टीए इफ एन एम्प्लॉय इज आउट ऑफ हिज हेडक्वार्टर फॉर मोर देन 12 आवर्स? यदि कोई कर्मचारी एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा अगर वो अपने हेडक्वार्टर से बाहर है, तो यात्रा भत्ता कितने प्रतिशत प्रदान किया जाता है? तो हमारा 3 कैटेगरी है, 30%, 70% और 100%। तो यहाँ पे 12 घंटे से ज्यादा है तो वो 100% ये क्लेम करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ एचआरए इन मेट्रोपॉलिटन सिटी? मेट्रोपॉलिटन सिटी में एचआरए हमें कितना प्रदान किया जाता है? तो मेट्रोपॉलिटन सिटी जो कि एक्स सिटी के अंतर्गत आता है, तो एक्स सिटी में वर्तमान में 30% एचआरए प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ऑल्ड वाला है, जो कि 2020 का ही क्वेश्चन है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में एचआरए वर्तमान में 30% प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। वेदर एनएचए इज पेबल टू एन एम्प्लॉय हु हैज वीकली रेस्ट ऑन ए नेशनल हॉलीडे? क्या राष्ट्रीय अवकाश के दिन किसी कर्मचारी का साप्ताहिक विश्राम हो तो उन्हें एनएचए दे है? हाँ, नियमानुसार यदि कोई कर्मचारी नेशनल हॉलीडे के दिन वो अगर वीकली रेस्ट पे है तो नियमानुसार उसे नेशनल हॉलीडे अलाउंस प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा यस, पेएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। एन एम्प्लॉय इज आउट ऑफ हेडक्वार्टर फॉर 28 days ट्रेनिंग इन ए मंथ, हाउ मच ट्रांसपोर्ट अलाउंस विल ही गेट इन दैट मंथ? यदि कोई कर्मचारी महीने में 28 दिन प्रशिक्षण हेतु मुख्यालय से बाहर गया हो तो उसे उस माह कितना ट्रांसपोर्ट भत्ता मिलेगा? यदि कोई कर्मचारी संपूर्ण महीने यदि वो हेडक्वार्टर से बाहर है तो उसे कोई भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं प्रदान किया जाएगा। यदि वो महीने में एक दिन भी वो अगर ड्यूटी पे है हेडक्वार्टर में अपने, तो उसे उस महीने का पूरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे जबकि कर्मचारी 28 दिन ट्रेनिंग से बाहर गया हुआ है, तो 2 दिन वो हेडक्वार्टर में अपने उपस्थित है, तो उसे उस महीने का फुल डेट पूरा फुल ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मंथ, उसे 1 महीने का ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्रदान किया जाएगा। What percentage of the running allowance is calculated for the bonus payment to running staff? रनिंग स्टाफ को बोनस भुगतान हेतु रनिंग अलाउंस के कितने प्रतिशत हिस्से की गणना की जाती है? तो बोनस हेतु जो भी रनिंग स्टाफ होते हैं तो उनका कोई भी परसेंटेज बेसिक पे का नहीं कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन हमारा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अंडर विच रूल फिक्सेशन ऑफ इनिशियल सब्सटेंसिव पे इज अलाउड? जो भी इनिशियल फिक्सेशन होते हैं वो रूल 13-13 एफा 22 के अनुसार होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13-13 फंडामेंटल रूल 22 के अनुसार।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, इन एडिशन टू विच पेंशन कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस इज अलाउंस। कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस जो कि पेंशनर को प्रदान किया था, वो डिजेबिलिटी पेंशन जो भी जिन्हें भी मिलता है उन्हें ही कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, मैक्सिमम डीसीआरजी एज पर 7th सीपीसी। मैक्सिमम डीसीआरजी जो 7th पे कमीशन के अनुसार मिलता था वो 20 लाख रुपया प्रदान किया जाता था, जबकि अब डीए 50% से अधिक हो गया है, तो उसके अनुसार जो डीसीआरजी था उसमें बढ़ोतरी होकर वो अब 25 लाख रुपया प्रदान किया जाता है। तो वर्तमान में तो 25 लाख रुपया है, पर शुरुआती जब 7th पे कमीशन आया था उस समय डीसीआरजी मैक्सिमम 20 लाख रुपया ही मिला करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल डिडक्शन फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस ऑफ सस्पेंडेड एम्प्लॉय। निम्नलिखित में से कौन सा निलंबित कर्मचारी के निर्वाह भत्ते से अनुमेय कटौती नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रोविडेंट फंड, इनकम टैक्स, हाउस रेंट या और। तो सब्सिस्टेंस अलाउंस से हमारा इनकम टैक्स तो कट सकता है, हाउस रेंट भी काटा जा सकता है, प्रोविडेंट फंड की कटौती नहीं किया जाता है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि कोई कर्मचारी सस्पेंडेड है तो उसके सब्सिस्टेंस अलाउंस से प्रोविडेंट फंड की कटौती नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांस इन निवारण। निवारण में शिकायत को निपटान के लिए अधिकतम समय सीमा क्या है। तो अधिकतम समय में 30 दिन है। वर्तमान में सीपी ग्राम का जो भी समय सीमा है वो वर्तमान में 21 दिन निर्धारित किया गया। पहले 30 दिन हुआ करता था, उसे वर्तमान में कम करके 21 दिन निर्धारित किया गया है। ये जबकि पुराना क्वेश्चन था उसके अनुसार 30 दिन आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, व्हाट इज द सीलिंग फॉर एक्स ग्रेसिया कंपनसेशन अंडर इसलिए अंडर सेक्शन 124 ऑफ रेलवे एक्ट 1989। रेलवे अधिनियम 1989 के एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के खंड 124 के अंतर्गत अधिकतम देय राशि सीमा क्या है। तो अधिकतम देय राशि सीमा 25 लाख रुपया की राशि एक्स ग्रेसिया के रूप में प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स जो भी भर्ते होते हैं वो पूर्णतः रिक्रूटमेंट कोटा 100% होता है। तो स्टाफ नर्स में जो भी रिक्रूटमेंट परसेंटेज है डीआर कोटा का वो 100% है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा 100% सही। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा, व्हाट वाज नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे प्रीवियसली नोन एज। नायर का पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो वो स्टाफ कॉलेज के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेंगे, रेलवे ऑफिसर्स एकेडमी, रेलवे स्टाफ इंस्टीट्यूट, रेलवे स्टाफ कॉलेज। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, रेलवे स्टाफ कॉलेज के नाम से नायर को पूर्व में जाना जाता था। आगे देखेंगे हम लोग, कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विथ ज्वाइनिंग टाइम। कैजुअल लीव को आप ज्वाइनिंग टाइम के साथ कंबाइंड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, हॉस्पिटल लीव इज ग्रांटेड ओनली टू ग्रुप बी ऑफिसर्स। ये हमारा पहले हॉस्पिटल लीव जो भी कर्मचारी कभी इंजरी हो जाता था ड्यूटी करते हुए तो उसे हॉस्पिटल लीव प्रदान किया जाता था। वर्तमान में इसे खत्म करके एक नया लीव लाया गया है जो कि वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव बोला जाता है। तो पहले हॉस्पिटल लीव सभी को मिलता था, चाहे वो गेस्टेड हो या नॉन गेस्टेड हो। तो यहाँ पे हो जाएगा हॉस्पिटल लीव इज ग्रांटेड ओनली टू ग्रुप बी ऑफिसर्स। यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। वर्तमान में ब्रील एक वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, फीमेल रेलवे एम्प्लॉय आर एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव 4 डेज। महिला रेलवे कर्मचारी को प्रसूति अवकाश कितने दिनों तक दी जाती है। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि 180 दिन महिला कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 180 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, विद इन विच पीरियड शुड द कंपेंसेटरी लिस्ट बी गिवन। किस अवधि के तक प्रतिपूरक छुट्टी दिया जाना चाहिए। जनरली कंपेंसेटरी लीव 1 महीने के अंदर प्रदान किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ। यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम डेज लीव ग्रांटेड इन द स्टेट ऑफ एबॉर्शन। गर्भपात की अवस्था में अधिकतम कितने दिन का अवकाश प्रदान किया था। तो अवकाश गर्भपात के दौरान मैक्सिमम
यदि किसी महिला कर्मचारी को ऐसा स्थिति आता है तो उससे मैक्सिमम 45 डे का लीव प्रदान किया जाता है, जो कि उसके LAP LHAP से अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा, मास्टर सर्कुलर 49 इज अबाउट। मास्टर सर्कुलर 49 जो भी रेलवे क्वार्टर डील करते होंगे उन्हें मालूम होगा कि मास्टर सर्कुलर 49 है जो कि रेलवे क्वार्टर से संबंधित है, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे मास्टर सर्कुलर 49 इज अबाउट छुट्टियों से संबंधित नहीं है, रेलवे क्वार्टर से संबंधित है। विच मेडिकल कैटेगरी इज रिक्वायर्ड फॉर मेल एक्सप्रेस लोको पायलट। लोको पायलट के लिए जो भी रिक्रूटमेंट होता है तो उसके लिए मेडिकल कैटेगरी यहाँ पे पूछा गया, तो मेडिकल कैटेगरी उसके लिए A1 निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ अप्रेजल इन अपार इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉय वर्किंग इन ग्रेड पे एंड एबव। जो भी सेल्फ अप्रेजल अपार में निर्धारित है वो 4200 एंड एवं उससे ऊपर के कार्यरत कर्मचारियों के लिए है। तो 4200 हमारा लेवल 6 में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, द रनिंग स्टाफ वर्किंग एज आर एग्जेम्प्टेड टू सबमिट सेल्फ अप्रेजल व्हाइल फिलिंग ऑफ अपार। कोई ऐसे पद पे कार्यरत होते हैं जो रनिंग स्टाफ को APR भरते समय सेल्फ अप्रेजल भरने के लिए उन्हें छूट प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे, लोको पायलट सेंटर, लोको पायलट गुड्स, सीनियर LP, लोको पायलट पैसेंजर। तो यहाँ पे हमें लोको पायलट गुड्स को सेल्फ अप्रेजल भरने में एग्जेम्प्ट किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा लोको पायलट गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, अ पास शुड बी रिटेन एनुअली फॉर एवरी रेलवे सर्वेंट एक्सेप्ट लेवल 1। अ पास शुड बी रिटेन एनुअली फॉर एवरी रेलवे सर्वेंट एक्सेप्ट लेवल 1। नहीं, वर्तमान में लेवल 1 कर्मचारियों का भी 2018-19 से APR उनका लिखाने लगा है, तो इसके अनुसार से ये तो फॉल्स हो जाएगा। लेवल 1 से लेके ऊपर जितने भी कर्मचारी हैं अधिकारी हैं उनका APR लिखा जाता है, तो यहाँ पे बोल रहा था कि लेवल 1 को छोड़कर सभी रेल कर्मचारियों की हर वर्ष APR भरी जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। व्हाट इज द कलर ऑफ पास गिवन टू ऑफिसर्स। अधिकारियों को दिए जाने वाले पास का रंग कौन सा है, तो उन्हें व्हाइट कलर का पास प्रदान किया जाता है। जो भी 2800 में कार्यरत होते हैं उन्हें येलो पास प्रदान किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाट इज द कलर ऑफ पास गिवन टू ऑफिसर्स, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, अंडर हाउ मेनी क्लासेस HOER हैज बीन क्लासिफाइड। HOER रूल के अंतर्गत कर्मचारियों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, तो टोटल 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। एक पहला हो जाएगा इंटेंसिव, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा इसेंशियल इंटरमिटेंट और चौथा एक्सक्लूडेड। इस प्रकार 4 कैटेगरी है HOER के तहत, यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 4 कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सैलरी बीइंग पेड इन द फॉर्म ऑफ NPA टू डॉक्टर्स। वर्तमान में डॉक्टरों को NPA के रूप में वेतन के कितने प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाता है, तो NPA नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस डॉक्टरों को प्रैक्टिस नहीं करने के एवज में दिया जाता है, जो कि उनके बेसिक का 20% प्रदान किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा 20%, 25, 35। यहाँ पे ऑप्शन कुछ गलत लग रहा है। NPA नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस डॉक्टरों को उनके बेसिक का 20% प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, फुल नाइट मीन्स पीरियड बिटवीन टू। फुल नाइट जो कि रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक माना जाता है, तो फुल नाइट का मतलब हो गया रात्रि के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक। ऑप्शन हम लोग देखेंगे 10 PM टू 6। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहीं पे सही हो जा रहा है, 10 PM टू 6 AM को हम लोग फुल नाइट माना जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेक्स परमिटेड इन ए स्प्लिट शिफ्ट इज। एक शिफ्ट के दौरान अधिकतम कितने ब्रेक अनुमत है, तो एक शिफ्ट में मैक्सिमम 2 ब्रेक या 3 स्पेल्स अनुमत है, परमिटेड किया गया है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेक्स परमिटेड, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेक्स 2 ब्रेक और 3 स्पेल में शिफ्ट को बांटा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे 2 ब्रेक 3 स्पेल। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है, 2 ब्रेक 3 स्पेल। ये आपका HOER का पार्ट है, जब HOER पढ़ेंगे उसमें बताया गया है कि स्प्लिट शिफ्ट के दौरान कितना स्पेल कितने अवधि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, एवरेजिंग पीरियड फॉर पर्पस फॉर कैलकुलेटिंग ओवर टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टाफ इज बी वीकली।
सतत काम के लिए रोके गए कर्मचारी के औसत ओवरटाइम की गणना द्विसाप्ताहिक की जाती है। जो भी कर्मचारी इंटेंसिव और कंटिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं उनका द्विसाप्ताहिक एवरेजिंग ओवरटाइम निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर इंटेंसिव, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा इंटेंसिव सही है। कंटिन्यूअस को भी एवरेजिंग पीरियड द्विसाप्ताहिक दिया गया है, तो ऑप्शन हमारा दोनों सही लग रहा है। इंटेंसिव और कंटिन्यूअस, इसमें जो कर्मचारी वर्गीकृत हैं उनका ओवरटाइम जो भी निर्धारित किया जाता है द्विसाप्ताहिक, वो एवरेजिंग पीरियड वो द्विसाप्ताहिक होता है। और जो ईआई होता है इसेंशियल इंटरमीडिएट, उनका साप्ताहिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। वीकली रेस्ट ऑफ नॉट लेस देन इज ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट हुज एम्प्लॉयमेंट इज क्लासिफाइड एज इंटेंसिव। जो भी कर्मचारी इंटेंसिव के अंतर्गत, गहन के अंतर्गत वर्गीकृत है, उनका वीकली रेस्ट कितना से कम नहीं होना चाहिए। तो जो भी इंटेंसिव और कंटिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं उन्हें कुल 30 कंजिक्यूटिव आवर्स का रेस्ट, वीकली रेस्ट प्रदान किया जाता है। और इंटेंसिव, कंटिन्यूअस और जो ईआई होते हैं उन्हें 24 आवर का वीकली रेस्ट प्रदान किया जाता है। जबकि यहाँ पे इंटेंसिव का पूछा जा रहा है तो 30 कंजिक्यूटिव आवर्स से कम उनके वीकली रेस्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ए स्टेशन विच इज नॉट ए जंक्शन बट फ्रॉम विच ट्रेन्स आर ऑर्डर्ड ऑन रेगुलर मेजर इज रोड साइड स्टेशन। जंक्शन ना होते हुए भी ऐसा स्टेशन जहां से नियमित रूप से गाड़ियां गुजरती है वह रोड साइड स्टेशन कहलाता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। हर जहां से जंक्शन नहीं है पर रेगुलर इंटरवल पे वहां से गाड़ियां गुजरती है तो उसे रोड साइड स्टेशन बोला जाता है। यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा ट्रू सही हो जाएगा। आर वोमेन ग्रांटेड सीसीएल फॉर मोर देन 30 डेज इंटाइटल फॉर ट्रांसपोर्ट अलाउंस। जो भी कर्मचारी अगर अपने हेडक्वार्टर से 30 दिन लगातार वो उस महीने एब्सेंट है तो उसे कोई भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं प्रदान किया जाएगा। यदि उसने एक दिन भी काम किया हो तो उसे फुल मंथ का ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्रदान किया जाता है। जबकि कर्मचारी 30 डे, एक महीने से बाहर है सीसीएल पे, तो उसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं प्रदान किया जाता। यहाँ पे हो जाएगा नो। हाउ मेनी डेज नोटिस शुड बी गिवन बिफोर गोइंग टू स्ट्राइक इन पब्लिक सर्विस। लोग उपयोगी सेवा में हड़ताल में जाने से पहले कितने दिनों का नोटिस दिया जाना था। जनरली 6 सप्ताह पहले नोटिस देना अनिवार्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा 6 वीक। ट्रेड यूनियन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम। ट्रेड यूनियन एक्ट कब से लागू किया गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1926, ऑप्शन नंबर बी। मिनिमम वेजेज एक्ट इम्प्लीमेंटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम। न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम 1900 कब से लागू हुआ। तो जो कि मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 से लागू किया। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे 1952, 1949, 1948। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा 1948 से मिनिमम वेजेज एक्ट, न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम लागू किया गया था। सीनियरिटी ऑफ एम्प्लॉय विल नॉट अफेक्ट ड्यू हिज ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। यदि कोई कर्मचारी ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर जाता है तो क्या उसका सीनियरिटी इफेक्ट नहीं होगा। तो हाँ, उसका सीनियरिटी अफेक्ट होगा। यहाँ पे बोला जाएगा विल नॉट अफेक्ट, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। जब भी कोई कर्मचारी ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर जाता है तो उसका सीनियरिटी इफेक्ट होता है और वो बॉटम सीनियरिटी पे जाके वहां पे जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे होंगे उस कैडर में, उसके बॉटम में जाके उन्हें सीनियरिटी निर्धारित किया जाता है। फॉर ग्रुप सी सिलेक्शंस द मिनिमम रेसिडेंसी पीरियड इन लोअर ग्रेड इज ईयर कंटिन्यूअस सर्विस। ग्रुप सी के चयन में निचले ग्रेड में कम से कम कितने वर्ष की लगातार सेवा होना आवश्यक है किसी कर्मचारी को ग्रुप सी सिलेक्शन में प्रमोशन के। तो मिनिमम हमारा 2 साल का सेवा निर्धारित है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा 2 इयर्स। करेंसी ऑफ पैनल इज मंथ। पैनल की वैधता कितने माह होती है। जो भी डिपार्टमेंटल पैनल बनाए जाते हैं उसका वैधता 24 मंथ, और जो आरआरबी से पैनल आते हैं उसका वैधता 12 मंथ होता है। तो यहाँ पे करेंसी ऑफ पैनल का बारे में बोल रहा है, ना ही यहाँ पे बता रहा है कि आरआरबी का है या तो डिपार्टमेंटल। तो जनरली यहाँ पे हमारा 24 मंथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेंसी ऑफ पैनल। पैनल की वैधता 24 महीने होती है।
मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन इज ग्रांटेड अंडर एमएससीपी। एमएससीपी के तहत मैक्सिमम 3 ही फाइनेंशियल अपग्रेडेशन प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज विद इन 1 मंथ फॉर फिक्सेशन ऑफ पे ऑन प्रमोशन। पदोन्नति पर कर्मचारी 1 माह के भीतर वेतन निर्धारण हेतु विकल्प दे सकता है। तो यहाँ पे होगा हाँ, कर्मचारी 1 महीने के अंदर वेतन निर्धारण का विकल्प दे सकता है। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। इफ एम्प्लॉय रिफ्यूज प्रमोशन ही विल डिवार्ड फ्रॉम प्रमोशन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो यहाँ पे यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति के लिए मना करता है तो अगले 2 साल तक उसे पदोन्नति नहीं दी जाएगी। यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति से इनकार करता है तो उसे 1 साल के लिए डिवार किया जाता है। तो यहाँ पे जबकि बोला जा रहा था 2 ईयर्स, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा फॉल्स। कर्मचारी को 1 साल के लिए डिवार कर सकते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स फॉर प्रमोशन अंडर द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स बेस्ट अमंग फेल्यूर। अनुसूचित जाति जनजाति को बेस्ट अमंग फेल्यूर के तहत पदोन्नति हेतु न्यूनतम कितने अंक होने चाहिए। जो भी बेस्ट अमंग फेल्यूर फेल स्कीम जो भी निर्धारित है SC/ST के लिए, उसके अंतर्गत कैंडिडेट को 20 मार्क्स लाना अनिवार्य होता है, तभी वो बेस्ट अमंग फेल्यूर के तहत एलिजिबल होते हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 0.220 मिनिमम उसे 20 मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी उसे बेस्ट अमंग फेल के तहत पास किया जा सकता है। इज रिजर्वेशन रूल एप्लीकेबल टू प्रमोशन ऑन द एक्स कैडर पोस्ट। एक्स कैडर पोस्ट पे जो भी चयन होते हैं उसमें रिजर्वेशन रूल एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नो। हु हैज द पावर्स टू रिलैक्स रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया। रिक्रूटमेंट भर्ती नियमों में छूट देने की शक्तियां किस प्राधिकारी में निहित है। रिक्रूटमेंट रूल्स में यदि किसी को रिलैक्सेशन देना हो तो वो रेलवे बोर्ड को ही पावर प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे GM, PCPO, DRM, रेलवे बोर्ड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, फॉर सिलेक्शंस टू एन एक्स कैडर पोस्ट एंटिसिपेटेड वैकेंसी शुड बी टेकन अप टू। जो भी एक्स कैडर पदों पे बाह्य संपर्क पदों पे चयन किया जाता है तो एंटिसिपेटेड वैकेंसी कितने दिनों तक का लिया जाता है। तो उसके लिए 2 साल तक का एंटिसिपेटेड वैकेंसी गणना में लिया जाता है एक्स कैडर पदों पे चयन हेतु। यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2 ईयर्स, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट शुड बी द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द 2 ट्रेड टेस्ट एग्जाम। 2 व्यावसायिक परीक्षा ट्रेड टेस्ट के बीच न्यूनतम कितना अंतर होना चाहिए। 2 ट्रेड टेस्ट के बीच मिनिमम 6 महीने का अंतर होना अनिवार्य है। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे 3 मंथ, 6 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ। यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी 6 मंथ। द कंडीशन ऑफ 2 years ऑफ मिनिमम सर्विस हैज टू बी सेटिस्फाइड एट द टाइम ऑफ। 2 वर्षों की न्यूनतम सेवा की शर्त को के समय पूरा करना आवश्यक होगा। किसी कर्मचारी को एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में या लोअर ग्रेड से हायर ग्रेड में प्रमोशन के लिए कर्मचारी को 2 वर्ष का सेवा होना अनिवार्य है, और वो 2 वर्ष का सेवा कर्मचारी का उसके एक्चुअल प्रमोशन होने तक पूर्ण हो जाना चाहिए नॉन सिलेक्शन के लिए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अपियरिंग एग्जाम एप्लीकेशन एक्चुअल प्रमोशन अनदर। यहाँ पे जो भी उसका वास्तविक पदोन्नति होगा उस दिन कर्मचारी ने अगर 2 साल पूर्ण कर लिया है तो उसे प्रमोशन दे दिया जाता है। निगेटिव मार्किंग विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर सिलेक्शन। चयन के लिए निगेटिव मार्किंग लागू नहीं होगी। जो भी हमारा पदोन्नति कोटा का जो भी एग्जाम होता है, जैसे LDC वगैरह ये सब छोड़ के जो भी एग्जाम्स होते हैं पदोन्नति कोटा के तहत, उसमें सीनियरिटी के तहत जो भी होता है उसमें निगेटिव मार्क्स नहीं काटे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे इज फ्रॉम मस्ट फाइल ग्रुप डी टू ग्रुप सी पोस्ट। ये हमारा ऑप्शन नहीं सही है। इज फॉर पोस्ट वेयर इम्प्लॉयमेंट इज इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट जहाँ पे भी होगा मतलब जस्ट लाइक वो LDC हो गया, तो वहाँ पे हमारा निगेटिव मार्क्स लागू होते हैं। इज फॉर पोस्ट वेयर इम्प्लॉयमेंट इज इन ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी। जहाँ भी वरीयता के अनुसार पैनल बनाया जाता है तो वहाँ पे हमारा निगेटिव मार्किंग्स नहीं लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। In the questions paper of examination conducted for selection, question for award percentage of the total marks allotted should be official language policy and rules.
जो भी एग्जाम्स होते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम्स, उसमें राजभाषा के क्वेश्चन 10% क्वेश्चन पूछे जाना अनिवार्य है। तो हाँ, राजभाषा का क्वेश्चन 10% होना अनिवार्य। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा 10%। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट फॉर ईच रिपोर्टिंग ऑफिसर शैल बी रिटेन ऑर्डिनरली विद इन मंथ। जो भी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर्स के द्वारा लिखे जाते हैं वो जनरली कितने महीने के अंदर लिखे जाने चाहिए। जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा वो अपने उनके अधीन कार्यरत कर्मचारियों का कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट 1 महीने के भीतर लिखना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग लिखेंगे 3 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ, 4 मंथ। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, इन विच ईयर द SBF वाज इम्प्लीमेंटेड इन द रेलवे। स्टाफ बेनिफिट फंड संपूर्ण रेलवे में कब से लागू किया है? तो ये हमारा 1931 से। आप जब मास्टर को सर्कुलर 4 पढ़ेंगे उसमें दिया हुआ है स्टाफ बेनिफिट फंड वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1931। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अंडर रूल 22 ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 रनिंग स्टाफ आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कंज्यूमिंग एनी इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स और ड्रग बिफोर हाउ मेनी आवर्स फ्रॉम साइन ऑन। जो भी रनिंग स्टाफ कर्मचारी होते हैं तो जब भी उनकी ड्यूटी लगती है तो ड्यूटी पे जाने से पहले 8 घंटा पहले उन्हें कोई भी अल्कोहल पदार्थ उन्हें यूज करना नहीं होता है। रेलवे सेवा अधिनियम 1966 के नियम 22 के तहत रनिंग स्टाफ को ड्यूटी आरंभ होने से कितनी अवधि के अंदर किसी नशीली पेय या नशीली औषधि का सेवन करना निषिद्ध है। तो ये हमारा 8 घंटे के अंदर उन्हें नशीली पदार्थों का सेवन करना पूर्णतः निषिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी इज मेंशन। तो ये हमारा रूल 18 में मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। रूल 17 में हमारा दिवालियापन के बारे में बताया गया है। रूल 16 में हमारा शेयर बाजार में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से संबंधित बताया गया है। और रूल 19 हमारा वेरिफिकेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय के बारे में बताया गया है। जबकि यहाँ पे हमारा मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित रूल 18 में इसका वर्णन किया गया है। कंडक्ट रूल इज अबाउट कंजप्शन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। आचरण नियम के तहत नशीली पेय एवं दवाओं के सेवन के बारे में बताया गया है। तो दवाओं का सेवन रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल नशीली पदार्थों का सेवन 22 के तहत पूर्णतः मना किया गया है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा रूल 22। पीरियड फॉर अपील अंडर डीआर रूल्स इज डे। अपील कितने दिनों के अंदर डीआर रूल के तहत कर सकते हैं। तो जो भी किसी कर्मचारी को यदि पनिशमेंट मिला है तो उसके लिए वो उच्च अथॉरिटी जो भी डीए सुपर होंगे अपीलेट अथॉरिटी, तो उन्हें एनआईपी जारी होने से 45 दिन के अंदर अपील कर सकता है। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे 30 डे, 45 डे, 15 डे, 60 डे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा 45 डे के अंदर वो अपील डीआर नियमों के तहत कर सकता है। माइनर पेनाल्टी कैन बी गिवन ऑन इशूइंग ऑफ SF5। SF5 जारी करने पर छोटी शास्ति भी अधिरोपित की जा सकती है। तो हाँ, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। यदि किसी कर्मचारी को SF5 प्रदान किया गया है और जब उसने अपना रिप्लाई प्रस्तुत किया तो डीए को ऐसा लग रहा है कि इसके लिए इस गलती के लिए जो भी उसने मिस्टेक किया उसके लिए SF5 नहीं बनता है, तो उसे वो कैंसिल करके उसे माइनर पेनाल्टी दे सकता है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि हाँ, SF5 इशू होने के बाद भी उसे छोटी शास्ति आरोपित किया जा सकता है। ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, एम्प्लॉय कैन बी प्रमोटेड ड्यूरिंग द पेनाल्टी ऑफ विथहोल्डिंग ऑफ प्रिविलेज पास एंड पीटीओ। तो यहाँ पे है कि हाँ, यदि किसी कर्मचारी को प्रिविलेज पास पीटीओ के तहत यदि उसे पेनाल्टी मिला है पास को विथहोल्ड करने के लिए, तो उस दौरान उसे कर्मचारी को प्रमोट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा ट्रू। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर सस्पेंशन। सस्पेंशन के लिए कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है। तो हमारा SF5 यहाँ पे मेजर पेनाल्टी के लिए दिया जाता है, SF4 डीम्ड रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए जाता है, SF2 डीम्ड सस्पेंशन और SF1 सस्पेंशन के लिए प्रदान किया जाता है।
तो सस्पेंशन के लिए SF1 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अंडर विच DR रूल्स इज द प्रोसेस फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनाल्टी गिवन। मेजर पेनाल्टी बड़ी शास्ति आरोपित करने की प्रक्रिया किस नियम में दी गई है? तो आइए हम लोग देखेंगे। रूल 12, रूल 9, रूल 5, रूल 7। तो रूल 9 के तहत मेजर पेनाल्टी प्रोसेस करने का प्रावधान दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, रूल 9। व्हेन वाज एनपीएस इंट्रोड्यूस? एनपीएस कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो ये 1/1/2004 से लागू किया गया। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1/1/2004, ऑप्शन नंबर बी। एनपीएस इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी टीयर? एनपीएस को 2 टीयर में बनाया गया, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में जो कि हम लोग का कंट्रीब्यूशन होता है, और टीयर 2 ऑप्शनल है, जो कि कर्मचारी खुद अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा कि 2 टीयर में एनपीएस बनाया गया है। मिनिमम पेंशन इज रेस? मिनिमम पेंशन 7th पे कमीशन के अनुसार 9,000 प्लस डीए, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन इज रिस्टोर्ड? जो भी पेंशन का कम्यूटेड भाग होता है वो कितनी अवधि के पश्चात पुनः रीस्टोर कर दिया जाता है? तो जब भी पेंशन कम्यूट हुआ होगा उसके 15 साल के बाद पेंशन को पुनः रीस्टोर कर दिया जाता है, कम्यूटेड भाग को। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे 20 ईयर, 15 ईयर, 12 ईयर, 10 ईयर। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 15 साल के बाद पेंशन का कंप्यूटेड भाग पुनः रीस्टोर कर दिया जाता है। हु हैज द पावर टू रिलैक्स लोअर एज लिमिट फॉर सीजी अपॉइंटमेंट अप टू 1 ईयर? लोअर एज में यदि किसी कर्मचारी को रिलैक्सेशन देना है तो वो जनरल मैनेजर कर सकते हैं, और मैक्सिमम ऊपरी आयु में अगर छूट देना है तो वो DRM CWM के अप्रूवल से किया जा सकता है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा रेलवे बोर्ड GM। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा जनरल मैनेजर। What is normally the time limit for all appointments on compassionate ground from the date of occurrence of the event entitling the eligible person to be appointed on this ground? अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थी को अधिकतम कितने समय में भर्ती हेतु आवेदन करना आवश्यक है? तो जनरली 5 साल के अंदर यदि उसे अनुकंपा नियुक्ति दे है तो उसे आवेदन कर देना चाहिए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 ईयर्स के अंदर तक वो आवेदन कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए कर सकता है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ प्रेम मीटिंग एट रेलवे बोर्ड लेवल? रेलवे बोर्ड लेवल पर प्रेम का अध्यक्षता जनरली CRB करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे मेंबर स्टाफ CRB। यहाँ पे हो जाएगा चेयरमैन रेलवे बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स इन ए ईयर द प्रेम मीटिंग्स कंडक्टेड एट बोर्ड्स जोनल एंड डिविजनल लेवल? जो भी प्रेम मीटिंग होता है वो 3 महीने में एक बार जनरली किया जाता है, और साल में 4 बार किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे वंस इन क्वार्टर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा वंस इन ए क्वार्टर। 3 महीने में एक बार प्रेम का मीटिंग किया जाता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, मैं कमेंट्स में इसका आंसर डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। व्हेन PNM फॉर्म? PNM का गठन जनरली 1952, 1/1/1952 या 1/4/52। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा 1952 से PNM का स्थापना किया गया था। डेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 1/1/52, 1/4/52। यहाँ पे ऑप्शन जनरली 1952 ईस्वी में दिया हुआ था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1952 में PNM का स्थापना किया गया था। हाउ मेनी टाइम्स PNM मीटिंग्स ऑर्गेनाइज्ड इन ए ईयर इन डिविजनल लेवल? डिविजनल लेवल पे PNM मीटिंग हर एक 2 महीने में एक बार और साल में 6 बार किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा डिविजनल लेवल पे एक साल में 6 बार, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ PNM मीटिंग एट रेलवे बोर्ड लेवल? रेलवे बोर्ड लेवल पर जो भी PNM मीटिंग होता है उसका अध्यक्षता कौन करता है? यहाँ पे मेंबर स्टाफ, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, सेक्रेटरी टू CRB, डायरेक्टर। यहाँ पे मेंबर स्टाफ, चेयरमैन, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैं ऑप्शन कमेंट्स में इसका आंसर डाल दूंगा, क्वेश्चन नंबर डाल के, क्वेश्चन ID। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। वेयर इज द प्रिंसिपल बेंच ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल लोकेटेड? कैट का मुख्य प्रधान पीठ जो कि नई दिल्ली में अवस्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा न्यू दिल्ली।
व्हाट इज द रिवाइज्ड मिनिमम बेंचमार्क फॉर ग्रांट ऑफ एमएससीपी? एमएससीपी के तहत मिनिमम बेंचमार्क जो कि 25/7/2016 से वेरी गुड से वेरी गुड किया गया है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाउ मेनी मैक्सिमम डेज कैन द हॉलीडे होम बी अलॉटेड फॉर द अबव? मैक्सिमम 3 दिन का हॉलीडे होम बुक किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 डे। What is the percentage subsistence allowance that can be increased if suspension period is increased due to administrative reason? जो भी सब्सिस्टेंस अलाउंस यदि सस्पेंशन पीरियड के तहत दिया जाता है तो वो 50% बेसिक का प्रदान किया जाता है, और यदि सस्पेंशन यदि वो बढ़ता है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, तो सस्पेंशन जो भी उसे सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा उसका 50% इंक्रीज कर दिया जाता है। तो 50 का 50% हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25%, तो 50 + 25 75% उसे सब्सिस्टेंस अलाउंस ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, यदि वो सस्पेंशन पीरियड बढ़ता है तो उसे सब्सिस्टेंस अलाउंस प्रदान किया जाता है, और यदि कर्मचारी के वजह से बढ़े तो उसका सब्सिस्टेंस अलाउंस का 50% कम किया कर दिया जाता है। तो 50% सब्सिस्टेंस अलाउंस का 50% हो जाएगा 25, तो 50 - 25 = 25%। यदि कर्मचारी की वजह से सस्पेंशन पीरियड बढ़ता है तो उसे मिलेगा सब्सिस्टेंस अलाउंस। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंक्रीज कर दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा 0.1 0.1 0. यहाँ पे 0.25 25, यहाँ पे 0.25 हो जाएगा, 25% से बढ़ा दिया जाता है। What does NIP स्टैंड फॉर? नोटिस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी, यहाँ पे हो जाएगा आंसर नोटिस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा NIP का फुल फॉर्म। हु इज द सुप्रीम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी? सर्वोच्च अनुशासनिक प्राधिकारी कौन है? DR नियमों के तहत सर्वोच्च अनुशासनिक प्राधिकारी हमारे प्रेसिडेंट हैं। ऑप्शन हम लोग देखेंगे रेलवे मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा प्रेसिडेंट। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WCR? WCR पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय यहाँ पे पूछा, जो कि जबलपुर है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे? पूर्व तट रेलवे का मुख्यालय यहाँ पे हमारा भुवनेश्वर हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IREC? IREC का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंडियन रेलवे इंक्वायरी कोड, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड। व्हाट इज द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ IRMS ऑफिसर्स ऑफ सिलेक्टेड थ्रू UPSC? जो भी मेडिकल ऑफिसर्स IRMS जो भी आते हैं उनका ट्रेनिंग पीरियड जनरली 6 महीने का होता है, और IRMS के अतिरिक्त जो भी IRPS, IRME जो भी ऑर्गेनाइज्ड सर्विस हैं, तो उनका 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है, जो कि डॉक्टरों का 6 महीने का निर्धारित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा 6 मंथ। जो भी IRMS ऑफिसर्स होंगे UPSC के थ्रू चयन होकर आएंगे, उनका ट्रेनिंग पीरियड 6 महीने का, और इनके अलावा जो भी ऑर्गेनाइज सर्विस से जो में जो जिनका अपॉइंटमेंट होता है उनका ट्रेनिंग पीरियड 2 साल होता है। व्हाट इज द डिजिग्नेशन ऑफ हेड ऑफ NAIR? नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे वडोदरा का जो भी वहाँ पे प्रधान होते हैं उनका पोस्ट वहाँ पे महानिदेशक बोला जाता है। तो वहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेंगे जनरल मैनेजर, डायरेक्टर जनरल। यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्टर जनरल। इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स, हाउ मेनी मेंबर्स टू बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास? प्रिविलेज पास पे मैक्सिमम 5 लोग को ही हम लोग रख सकते हैं इंक्लूडिंग डिपेंडेंट। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे 5 मेंबर्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा 5 मेंबर्स। कैन विडो मदर बी इंक्लूडेड इन पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास? क्या सेवोत्तरमनार्थ पास में विधवा माँ को शामिल किया जाता? तो हाँ, पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास पे विडो मदर को आश्रित किया जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा यस, हाँ। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिविलेज पास गिवन टू एन ऑफिसर? ऑफिसर्स को प्रिविलेज पास 6 फुल सेट प्रदान किया था, और कर्मचारियों को 3 फुल सेट 5 साल सेवा पूर्ण होने पे प्रदान किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा 6 फुल सेट। व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री पास?
कॉम्प्लीमेंट्री पास के लिए न्यूनतम कितने वर्ष का अर्हक सेवा पूर्ण होना अनिवार्य है? तो वो हमारा 20 साल का सेवा, जो भी जिन्होंने भी 20 साल सेवा कंप्लीट कर लिया हो तो उसे सेवानिवृत्ति के पश्चात कॉम्प्लीमेंट्री पास प्रदान किया जाता है। What percentage of the running allowance is calculated for running staff for first class pass eligibility? रनिंग स्टाफ को प्रथम श्रेणी पास की पात्रता है तो रनिंग अलाउंस के कितने प्रतिशत हिस्से की गणना किया जाता है? तो रनिंग स्टाफ के प्रथम श्रेणी पास की पात्रता है तो जो भी उनका रनिंग अलाउंस उसका 30% गणना में लिया जाता है। काफी कॉमन क्वेश्चन है, जो कि हमारा 30% यहाँ पे ये सही हो जाएगा। Which document shows the duty hours of वर्क ऑफ ए रेलवे सर्वेंट? किस दस्तावेज में रेल कर्मचारी की ड्यूटी के घंटे दर्शाया जाता है? तो रोस्टर के अनुसार ही कर्मचारी को ड्यूटी के घंटे दर्शाया जाता है। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे, ड्यूटी रोस्टर, मस्टर, डेबिट शीट, पे स्लिप। तो हमारा रोस्टर के अनुसार ड्यूटी रोस्टर हो जाएगा। इसी दस्तावेज में रेलवे कर्मचारी को ड्यूटी के घंटे को दर्शाया जाता है। When did the Factory Act 1948 come into? फैक्ट्री एक्ट 1948 कब से लागू हुआ? तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे, 1 अप्रैल 1949, 1 अप्रैल 1944, 1 अप्रैल 1948। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, 1 अप्रैल 1948 से फैक्ट्री एक्ट लागू किया गया है। What is the joining time eligible for transfer on administrative ground for 1500 किलोमीटर? जो भी कर्मचारी 1500 किलोमीटर पे यदि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर हुआ तो उसे ज्वाइनिंग टाइम कितना दिन का प्रदान किया जाता है? जो भी कर्मचारी किसी कर्मचारी का स्थानांतरण यदि 1000 किलोमीटर के दायरे में किया जाता है तो उससे 10 दिन का ज्वाइनिंग लीव प्रदान किया जाता है, और यदि 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच हो तो उसे 12 दिन का प्रदान किया जाता है, और 2000 से अधिक किलोमीटर पे हो तो उसे 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम प्रदान किया जाता है। यहाँ से 1500 किलोमीटर पे किया गया तो 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच यदि हुआ तो उसे 12 दिन का, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, 12 डे का ज्वाइनिंग टाइम प्रदान किया जाएगा। मैक्सिमम स्टडी लीव में भी ग्रांटेड, मैक्सिमम स्टडी लीव 24 मंथ का, और यदि रेलवे डॉक्टर्स का हो तो 36 मंथ का प्रदान किया जाता है। एक बार में नॉर्मल स्टडी लीव के केस में 12 महीना प्रदान किया जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम स्टडी लीव में भी ग्रांटेड, अध्ययन अवकाश एक बार में अधिकतम तक स्वीकार किया था। यहाँ पे बोला गया एक बार, जबकि यहाँ पे लिखा गया मैक्सिमम स्टडी लीव। एक बार में मैक्सिमम 12 महीने का प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे, 18 मंथ, 12 महीना, 15 महीना, 24। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 महीना, और मैक्सिमम 24 मंथ का स्टडी लीव प्रदान किया जाता है, और एक बार में 12 महीना। मैक्सिमम लीव एट एवरेज पे कैन बी अप्रूव्ड वन टाइम इन वन स्पेल। मैक्सिमम लीव एट एवरेज, मैक्सिमम एलएपी एक बार में कितना प्रदान किया जाता है? मैक्सिमम एलएपी एक बार में 180 डे का प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा 180 डे। नेक्स्ट, टोटल एच एलएपी क्रेडिट फॉर 6 मंथ वर्किंग, एक छमाही में कितने दिन का हाफ एलएपी छुट्टी दे होता है? तो छमाही आधार पे 10-10 दिन का, और एलएपी 15-15 दिन का ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे एलएपी हाफ एलएपी पूछ रहा है तो 10 दिन छमाही में जमा किया जाता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ द HAPL इज क्रेडिट टू द लीव अकाउंट, अधिकतम कितने दिन का HAPL अवकाश खाते में क्रेडिट जमा की जाती है? 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन, 990 दिन। जो भी हमारा हाफ एलएपी LHAP होता है वो मैक्सिमम आप कितना भी अपने क्रेडिट अकाउंट में जमा कर सकते हैं, उसका कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। और जो भी एलएपी के बारे में अगर बात करें तो 300 प्लस 15 दिन ही आप जमा कर सकते हैं। यहाँ पे हाफ एलएपी के बारे में पूछा गया, तो जो कि आंसर यहाँ पे नन ऑफ द अबव हो जाएगा, कितने भी दिन आप क्रेडिट कर सकते हैं। मैक्सिमम इनकेसमेंट ऑफ लीव इन इंटायर टेन्योर, हाउ मेनी डेज लीव कैन बी कैश इन फुल सर्विस पीरियड? पूरे सेवा काल में कितने दिन छुट्टी का नकदीकरण किया जा सकता है? तो पूरे सेवा काल में 60 दिन मैक्सिमम लीव इनकेसमेंट लिया जा सकता है, जो कि 10-10 दिन के स्पेल पे 10-10 दिन का स्पेल होता है। पूरे सेवा काल में 6 बार और 60 दिन मैक्सिमम, और सेवानिवृत्ति के समय 300 दिन का लीव इनकेसमेंट मैक्सिमम किया जा सकता है।
हाउ मेनी मैक्सिमम लिमिट फॉर ए हॉस्पिटल हॉलीडे। हॉस्पिटल हॉलीडे जो कि अब वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव में परिवर्तित हो गया है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। एंटिसिपेटेड वैकेंसी ऑफ नेक्स्ट 12 मंथ कंसिडर्ड इन सिलेक्शन प्रोसेस। चयन प्रक्रिया में अगले 12 माह की प्रत्याशित रिक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। जो भी सिलेक्शंस होते हैं उसमें एंटिसिपेटेड वैकेंसी 15 महीने का लिया जाता है, जबकि यहाँ पे 12 महीने बोल रहा है, तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉल्स है हमारा। सिंस व्हेन पोस्ट बेस्ड रोस्टर आर इम्प्लीमेंटेड। पीवीआर रोस्टर जब से लाया गया वो कब से शुरुआत किया गया, तो जनरली ये 97-98 में आया था। 97 में 21-60-98, 21-60-97, 12-97। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा 21 अगस्त 1997 से पोस्ट वेस्ट रोस्टर इम्प्लीमेंट किया गया था। बाकी बच्चे ये राजभाषा क्वेश्चन है, तो ये ओएस एलडीसी 20% एडमिन कैडर ऑफ पुणे डिवीजन का क्वेश्चन था, जो कि 6 महीना 2020 का है। तो आप लोग को ये सॉल्यूशन कैसा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और जो भी लोग ओएस की तैयारी कर रहे हैं, वर्तमान में सभी रेलों पे सीबीटी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जिसके अंतर्गत ओएस एसडब्ल्यूआई वगैरह का एग्ज़ाम होने वाला है। तो वो लोग हमारा वीडियो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो भी अपने दोस्त हैं उन्हें के पास शेयर करें, ताकि उन्हें भी नॉलेज होता रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।